हाय टू एवरीवन। आज की वीडियो में पढ़ने वाला था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम वैसे भी मुंह दिखा के भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज मैथ्स की 2 क्लास आने वाली है बाय द वे, तो आप वो देख लेना, क्योंकि 2 दिन से मैथ्स की क्लास नहीं आई है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, आप लोगों के लिए भी। इसलिए आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को। मुझे पता है कि दिल्ली सल्तनत जो है ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब कोई भी टेंशन मतलब, हमारी जो क्लासेस है ना ये रेगुलर चल रही है। और जो भी नए उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो क्लास 9 का सैनिक स्कूल का फ्री कोर्स चल रहा है, प्रीमियम बोल सकते हैं इसको हम, ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं चल रहा, और अभी 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 कहीं पे भी नहीं चल रहा है। और जो करा भी रहे हैं वो भी आधा आधा छोड़ के करा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से करा रहे हैं। वो ऐसा अपने इससे मतलब उनका कुछ है ही नहीं पर्पस कि आपको पढ़ाना है या कुछ करना है, वो अपने ऐसे ही करा रहे हैं मज़े के लिए। तो वैसे आपको नहीं करना है। अगर आपको अच्छे से प्रॉपरली पढ़ना है सारे जो क्वेश्चंस और इन सब के साथ, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी कोई भी फ़ी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं लेना है आपको। बस आपको एक ही चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब सब्सक्राइब भी क्यों करोगे, क्या आपको फ्री में मिल रहा है क्या सब्सक्राइब करने से? नहीं, सब्सक्राइब इसलिए करोगे क्योंकि जब हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिनमें आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से पूछ सकते हो। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी इसका कोई रीज़न नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो देखो, औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। ठीक है, इसमें हमें बताया, स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। लेट्स गो गाइस। हमें बोला है कि औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स। अब जो भी आएगा सैनिक स्कूल के एग्जाम में, वो मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर तो NCERT का आएगा जो 8th की है। 6th में थोड़ा इधर उधर होता है सिलेबस, लेकिन 9th में ज़्यादातर 8th के NCERT से ही आता है, जो हमारा हिस्ट्री और ये साइंस रहता है उसका। हमें बोला कि औरंगजेब ना लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स में से एक था। उसने बहुत बड़े पार्ट के ऊपर कंट्रोल कब्जा किया, जिसको अब अभी बोला जाता है इंडिया। यानी कि उस समय उसने इंडिया बनाया था, मतलब उसका नाम नहीं रखा था उसने मतलब ऐसे पार्ट पर कब्जा किया जो जिस पार्ट में हम अभी रह रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इंडिया। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ इन 1707, वो जब मर गया था 1707 में, मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। अब उसके मरने के बाद फिर क्या हुआ कि ऐसे थोड़ी ना होगा कि उसके मरने के बाद लोग ऐसे ही रहेंगे शांति से, नहीं। जो बहुत सारे लोग थे वो सोचते थे कि अब हम कब्जा कर लेंगे, इसलिए बहुत सारे जो ज़मींदार थे उन्होंने सोचा कि अभी हम कब्जा करेंगे, क्योंकि औरंगजेब तो मर गया था, इतना सारा एम्पायर बचा हुआ था खाली, तो लोगों को तो कब्जा करना ही है, राजा तो किसी को बनना ही है। इसलिए एज पावरफुल regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as the effective center. अब देखो, जैसे जैसे बहुत सारे जो पावरफुल हुए अलग अलग पार्ट्स इंडिया के, उनमें कल्चर डेवलप हुआ, सारी चीज़ें डेवलप हुई, तब जो है दिल्ली मतलब ऐसे मेन सेंटर नहीं बन पाई। मतलब पहले क्या था, दिल्ली सल्तनत था, हमने पढ़ा हुआ है, तो दिल्ली उस समय मेन था, यानी कि दिल्ली उनका कैपिटल रहता था। लेकिन जैसे जैसे बाकी सब एमर्ज हुआ, सब आया, नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में, तो दिल्ली ख़त्म होने लगा फिर कैपिटल हमारा। आप देख सकते हो, जिसको हम अभी इंडिया बोलते हैं वो है ये, जो कि औरंगजेब ने ऑक्यूपाई किया था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब एक बहुत वो भी राजा था, कोई बात नहीं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वो इंडिया जो कि औरंगजेब ने ऑक्यूपाई किया था। बस ये साउथ का पार्ट रह गया था उससे, ये जो साउथ का पार्ट दिख रहा है, इसकी भी एक अलग स्टोरी है कि कैसे ये रह गया था साउथ का पार्ट। तो अगर आपको जाना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना लेंगे। और ये है औरंगजेब, जो कि ये कोई तो कबूतर जैसा कुछ तो है, उसको लेके खड़ा है। आगे देखते हैं हम, आगे ये है। ठीक है, अब आती है मेन बात। अब आते हैं, देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश लोग इंडिया में आए। अब 1940 जो भी आपकी बुक में, 1492 आपकी बुक में 1492 या 96 कुछ तो ऐसा लिखा होगा, 98 शायद से। हाँ, तो 1492 में आया था वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। ये एक पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था जो कि आया था इंडिया में। अब उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो अलग अलग देशों के लोग थे वो अलग अलग रूट्स को ढूंढ रहे थे, कोई यहाँ से यहाँ जा रहा था। तो जो उनमें रेस में सबसे आगे थे वो थे फ्रेंच, पोर्चुगीज़, डच। ठीक है, ये सबसे आगे थे। तो 1492 में एक रूलर आया, मतलब एक रूलर नहीं, एक ट्रेडर आया, पोर्टुगीज़ जो है ट्रेडर आया, जो सेलर था, उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को
डा गामा बोल सकते हैं, उसको लिखते हैं डा गामा है, लेकिन वास्को डी गामा आप बोलो, ठीक है। उसका नाम था वास्को डी गामा। उसने डिस्कवर किया एक सी रूट, उसने डिस्कवर किया एक क्या किया, एक सी रूट डिस्कवर किया, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और ये यहाँ पे जा रहा था, यानी कि इंडिया के साउथ पार्ट में। और वो कहाँ लैंड हुआ, वो लैंड हुआ केरला में, वो लैंड हुआ केरला में। अब केरला में कहाँ लैंड हुआ, चलो देखते हैं, चलो आगे की स्टोरी करते हैं, ठीक है। इन 1600 सॉरी यहाँ पे तो नहीं ये लिख रहा है, लिखा हुआ है, लगता है 2-3 पेजेस स्किप हो चुके हैं, तो आपको ऐसे ही समझा देते हैं। देखो अब जो है जैसे जैसे पोर्टुगीज़ आया, सबसे पहला कौन था, पोर्टुगीज़ आए, क्योंकि वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज़ था, तो वो आया सबसे पहले। उसके बाद पोर्टुगीज़ के बाद आए डच, और डच के बाद आए फ्रेंच, ठीक है। तो ये तीनों आए थे, और लास्ट में आई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटेन से थी, ठीक है, क्योंकि हम अभी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटेन से थी, तो वो आई थी। तो अब उन्होंने बोल के रखा था, उन्होंने बोला था अपनी रानी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने बोला था अपनी रानी को, क्या बोला था कि उन्होंने बोला था, हेलो आवाज़ आ रही है, ठीक है, हाँ, कि उन्होंने बोला था कि हमारे पीछे ना कोई भी इंसान नहीं आना चाहिए, कोई भी हमारी कंट्री का इंसान नहीं आना चाहिए। अब उन्होंने अपनी कंट्री को तो रोक लिया, उन्होंने अपनी क्वीन से एक वो कर लिया, एक चार्टर मतलब एक समझौता कर लिया कि हमारी कंट्री से कोई नहीं आएगा हमारे पीछे, सिर्फ हम ही जाएंगे इंडिया के रूट पे। उनको लगता था कि वही सबसे पहले, लेकिन जब वो आए तब उन्हें पता चला कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो हमारे साथ गेम हो गया, यहाँ पे तो डच भी है, यहाँ पे तो फ्रेंच भी है, यहाँ पे तो पोर्चुगीज़ भी बैठे हुए हैं सारे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बोला था अपने क्वीन को, लेकिन क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री के लिए बोला था, बाकी कंट्री को वो नहीं कंट्रोल कर सकते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ब्रिटेन से थी, तो ये जो रूल था ये सिर्फ एप्लीकेबल था ब्रिटेन के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए नहीं था। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी, ओ नो कोई बात नहीं छोड़ो, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर मतलब एक समझौता फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन। उस समय कौन थी इंग्लैंड की रूलर, क्वीन एलिजाबेथ वन। ये पता नहीं मुझे, ये स्टैचू जैसी क्यों लग रही है, ये पेंटिंग है वैसे। ग्रांटिंग इट सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब उन्होंने राइट मांग लिया कि हम ईस्ट वाले पार्ट, इंडिया ईस्ट में आता है, ठीक है, तो हम ईस्ट वाले पार्ट से ट्रेड कर सकते हैं, तो उन्होंने ये सोल राइट मांगा। ओके, और आज के लिए सिर्फ हम ये कर रहे हैं क्योंकि आज मुझे आपको ऐसे ही दिखाना था, अगर कल से हम यही करेंगे, नॉर्मल अपना जो मुंह दिखा के वही करेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि आज 2 वीडियोज़ आने वाली है मैच की, क्योंकि 2 दिन आपकी वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मैच की आज 2 वीडियो आने वाली है, तो वो सुननी तो बनती है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब था कि कोई भी दूसरा ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड में, इंग्लैंड मतलब उनकी कंट्री थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे नहीं आ सकता था, उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता था। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, यानी कि इससे वो ओशन यानी कि दूर दूर तक जा सकती थी इस चार्टर से। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, उनकी एक कंडीशन थी। अब क्वीन एलिजाबेथ ऐसे ही कोई रैंडम कंपनी को तो नहीं दे देगी एक चार्टर, उनकी एक कंडीशन थी क्वीन एलिजाबेथ की। ये क्या कंडीशन थी कि अगर तुमने 3 साल में 3 इयर्स में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया तो हमें चार्टर को बंद कर देंगे हमेशा के लिए। अगर इन्होंने 3 साल में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया तो ये बंद कर देंगे हमेशा के लिए, और अगर इन्होंने कमा लिया, अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, बहुत अच्छा वाला, तो हम इस चार्टर को चालू रखेंगे। तो कुछ इस तरह था ये चार्टर। अब आगे देखो, लुकिंग फॉर न्यू लैंड फ्रॉम विच ओके, ये देखते हैं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ढूंढ रही थी, इधर उधर की लैंड ढूंढ रही थी कि कहाँ से वो गुड्स यानी कि सामान को खरीद सकती है, चीप प्राइस यानी कि कम दाम में वो कहाँ से सामान को खरीद सकती है, और वो यूरोप में जाके हायर प्राइस में बेच सकती है। अब देखो क्या होता था, इंडिया में वो कम में खरीदते थे सामान, क्योंकि इंडिया इतना मॉडर्नाइज नहीं था उस समय, तो इंडिया में कम में खरीदेंगे और यूरोप में जाके कितने में बेचेंगे, यूरोप में जाके ज़्यादा में बेचेंगे, है ना। इंडिया में कम में ख़रीदा, यूरोप में ज़्यादा में बेच दिया, तो ऐसा उनका कुछ चलता था। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन, हाँ, उनके पास कंपटीशन ही नहीं था।
मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट। मर्सेंटाइल अब एक कंपनी थी, लेकिन इंग्लैंड की नहीं थी, ठीक है, तो वो प्रॉफिट कमाती थी, अभी भी मर्सेंटाइल है अभी भी, तो आप वो याद रख सकते। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. मैंने आपको बताया कि जो रॉयल चार्टर था वो सिर्फ इंग्लैंड के लिए ही था, वो और कोई भी यूरोपियन मतलब कोई भी और दूसरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल ही नहीं था, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की कंट्री के लिए ही एप्लीकेबल था। By the time the English ships sailed down the west coast of Africa around the, तो आप इसको पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लेते हैं इसको, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको स्टार मार्क करेंगे, इम्पोर्टेंट। अब इसमें लिखा हुआ है कि बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, द पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड हैड देयर बेस इन गोवा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में घूम फिर के जहाँ से आके वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में गई, फिर राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, इतनी मुश्किलों का सामना करके आती, तब तक जो है पोर्टुगीज़ पहले ही आ गए थे। उनको पता चला कि जो पोर्टुगीज़ है अरे वो यहाँ पे पहले ही पहुँच गए यार, अब क्या करें, तो पोर्टुगीज़ का जो बेस था वो गोवा में बन गया था और उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में अपना सारा कर लिया था काम तमाम, ठीक है। तो गोवा में क्यों बना था, अब देखो गोवा ना सबसे लास्ट में इंडिया में जुड़ा है। अब जो है ना इंडिया जो है पहले टूटा हुआ था अलग अलग स्टेट्स में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तब अलग अलग स्टेट्स में वो टूटा हुआ था, तो जो गोवा था वो सबसे लास्ट स्टेट था जो कि जुड़ा इसमें, क्योंकि पोर्चुगीज़ का बेस था, पोर्चुगीज़ हार गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन इनका बेस जो है ना ये यहाँ पर रिमेन रहा था, इसलिए ये जो गोवा था ये सबसे लास्ट था आने का। अब ये पहले वाली स्लाइड इधर आ गई है, ये वाली स्लाइड ऊपर चली गई, इसलिए इसके लिए सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले का पढ़ लेते हैं। ये आपको बताइए कि 1498 में आया था, लेकिन असली में 1492 लिखा होता है, ठीक है। वाई द ये एनसीईआरटी में 1498 ही लिखा होगा, लेकिन असली में 1492 में आया था। By the early 17th century, the Dutch were to exploring the possibilities of trade in India. अब देख लो एक बार सबसे पहले कौन कौन कैसे कैसे आया था। सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज़, क्योंकि कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। फिर आए इंग्लिश, ब्रिटिश आए थे, फिर आए थे डच, और फिर आए थे फ्रेंच, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है वास्को डी गामा है, और ये इसका ट्रेड रूट है, ये कुछ इस तरह आता है, पोर्टुगल, ये रहा पोर्टुगल, तो ये घूम फिर के ऐसे आता है, ऐसे ऐसे। ये रुका क्यों था, क्योंकि वो जो शिप्स थी वो रुकती होंगी ना खाना पीना करने के लिए, और ये टेढ़ा मेढ़ा, तो उनको अटैक्स होते थे, पता है आपको, अटैक्स होते थे उस समय। क्यों अटैक होते थे, क्योंकि जो चारों कंट्री थी, डच, इंग्लिश, फ्रेंच और पोर्टुगीज़, अब वो तो फाइट तो करेंगी, क्योंकि कौन ज़्यादा सामान लेगा, कौन ज़्यादा मसाले लेके जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है मसालों का ट्रेड करते थे। इंडिया में कम में खरीदते थे और बाहर जाके ज़्यादा में बेचते थे, तो मसालों को वो ट्रेड करते थे, तो इनके बीच में लड़ाई चलती थी कौन पहले जाएगा, तो वहाँ पे शिप्स झगड़ा करती थी। यहाँ पे आपको ये वास्को डी गामा दिख रहा है और इसकी शिप भी दिख रही है। ये फ़ोटो अच्छी लग रही है वैसे, ये थंबनेल होगी हमारी वीडियो का, ठीक है। आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। लो भाई, ये प्रॉब्लम थी कि जो सारी कंपनी थी वो एक ही चीज़ बाय कर रही थी, क्योंकि बाहर के देशों में तो ये मसाले ना इतने अच्छे से उगते नहीं थे, तो जो सारी कंपनी थी वो एक ही चीज़ बाय कर रही थी। फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क वर प्रोड्यूस इन इंडिया। कॉटन एंड सिल्क का बनता है, सिल्क ज़्यादातर बांग्लादेश में अच्छा बनता है, कॉटन यूपी साइड में अच्छा बनता है, पेपर, क्लव्स, कार्डमम ये साउथ इंडिया में अच्छे बनते हैं, केरला वेरला में। तो इंडिया बहुत ज़्यादा रिच था कल्चरली, और बाहर के देशों में कुछ नहीं था, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सारी एडवांस चीज़ें ही थी, मसाले कुछ नहीं थे बाहर के देशों में, ठीक है। सारे इन्होंने इंडिया से ही लिया है और ये बोलते हैं कि हम बहुत मॉडर्नाइज हैं, ठीक है। कंपटीशन अमॉन्ग्स यूरोप, ये मैंने आपको बता दिया कि डिमांड हाई होगी तो प्राइस लो हाई होगी। सॉरी, मैं क्या बता दिया मैंने, ठीक है। तो वो क्या खरीदते थे, वो लो प्राइस में खरीदते थे और जो हाई में बेचते थे, हाई प्राइस में बेच देते थे। इंडिया से, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया में लो प्राइस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इंडिया में वो लो प्राइस में खरीदते थे और यूरोप में हाई प्राइस में बेच देते थे, ठीक है। अब ऊपर देखो, यहाँ पे
Competition amongst European companies inevitably pushed up the prices which these goods could be produced. Okay, अब देखो, अब जो कंपनी ये कंपटीशन करती थी, ये पता है एक दूसरे की शिप्स को उड़ा डालती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये शिप उधर चली जाएगी। और आपको पता है इंडिया से ब्रिटेन जाने में, उनकी कंट्री जाने में 9 महीने लगते थे। तो 9 महीने मतलब वो सिर्फ एक बार ट्रेड कर सकती थी, अगर उनको लाना था तो बहुत भारी इसमें लाती थी। और अगर उसी में उनके शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो कितना नुकसान होता होगा। तो इससे जो है प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते थे। जब अलग अलग कंपनीज के बीच में कंपटीशन है तब प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते थे इनके बीच में, यानी कि जितना वो कमा सकते थे उतना उनके वॉर में और खर्चे में ही चले जाता था। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो हमारा फ्री कोर्स चल रहा है ये सिर्फ आपके लिए चल रहा है और कोई इसका रीज़न नहीं है। अगर मुझे स्टार्ट करना होता तो क्लास 6 का मैंने पहले स्टार्ट कर दिया होता। अगर आपको चाहिए तो स्टार्ट कर देंगे, क्या टेंशन है। लेकिन मैंने क्लास 9 का स्टार्ट किया क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे कि बहुत ज़्यादा लो कोर्सेज है क्लास 9 के, और क्लास 6 के लोग बनाते भी हैं इतने, मतलब कोर्स हैं बहुत सारे फुल हैं, लेकिन क्लास 9 के फुल कोर्सेज नहीं है। अच्छे तो हैं लेकिन फुल नहीं है भाई। इसलिए हम पूरे साल भर मेहनत करेंगे अच्छे से और अपना 400 में से 400 मार्क्स को सिक्योर करेंगे। और आज मैथ्स की 2 क्लास आने वाली है, उसके लिए अलर्ट रहना। ठीक है, आगे देखते हैं। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज एलिमिनेटिंग। ये मैंने आपको बता दिया कि जो एक ही जो तरीका था वो यही था कि बाकी के लोगों को उड़ा देने का, क्योंकि सिर्फ एकलौता तरीका था, क्योंकि बाकी लोग भी तो मानने नहीं वाले थे बाकी कंपनीज, तो वो उड़ा देते थे सबको, यानी कि एलिमिनेट कर देते। ठीक है, तो अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर वो लेट, ये अब बैटल हो गई। ठीक है, बैटल हो जाती थी। ये भी मैंने आपको बता दिया कि 17 और 18 सेंचुरी में वो जो सिंक कर देते थे, उड़ा डालते थे शिप को ईच अदर की, और प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, यानी कि वो जो दूसरी दुश्मन की जो जहाज़ रहते थे उनको आगे जो सामान लेके जाने नहीं देते थे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स का मतलब होता है बहुत सारा जो गन, क्योंकि ट्रेड गन से ही होता था, गन तो गोले इन सब से होता था, क्योंकि अब बैटल तो होंगी कंपनी के बीच में, कौन ज़्यादा सामान लाएगा। और जो ट्रेडिंग पोस्ट यानी कि जहाँ से वो ट्रेड करते थे, यानी कि पोर्ट जैसा था जहाँ से वो अपना भर के लाते थे, जहाँ से शिप्स लाते थे, वो फोर्टिफिकेशन यानी कि उनके साइड में फोर्ट जैसा एक स्ट्रक्चर कर लिया था। यानी कि किला देखा आपने कभी? किला अंदर से होता है और उसके साइड में ऐसे दीवार होती है बड़ी बड़ी, तो उसको बोला जाता है फोर्टिफिकेशन। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। यानी कि ये जो एफर्ट था ना, ये सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई कर देने का और प्रॉफिटेबल ट्रेड का, इसने कॉन्फ्लिक्ट लगा दिए लोकल रूलर के साथ। यानी कि अब जो राजा थे, वहाँ के जो राजा थे वही तो अलाउ करेंगे कंपनीज को ट्रेड करने के लिए। जब राजा ही नहीं अलाउ करेगा तब कैसे होगा? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये लोकल रूलर्स के साथ भी कभी कभार हो जाता था। और कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब जो कंपनी थी, अब सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज़। तो ज़्यादा यही बात है, सही बात तो है कि जो ज़्यादातर ट्रस्ट होगा वो पोर्टुगीज़ के ऊपर होगा लोगों को, क्योंकि वो पहले आए थे। और कंपनी को फिर लगता है डिफ़िकल्ट लगता, क्योंकि जो ट्रस्ट था वो पोर्टुगीज़ के ऊपर था, पूरे एम्पायर और इन सब का, मुग़ल एम्पायर का। तो फिर ये कंपनी, छोटी सी कंपनी अब आई है, ये 25 ट्रेडर्स ने बनाई थी, तो ये अब आई है इतनी सी कंपनी। अब इसको कौन भाव देगा इसको ट्रेड करने के लिए? तो इसको बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी ना, जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो रिवर हुगली के बैंक पे लगी थी, यानी कि समुंदर नदी किनारे लगी थी, और 1651 में लगी थी। ये बेस था जहाँ से कंपनी ट्रेडर्स ऑपरेट करते थे, मतलब सारी चीज़ें, वो सामान यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, वो ऑपरेट करते थे। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। अब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, वो कंपनी ने मर्चेंट और ट्रेडर को, अब उनकी फैक्ट्री थी, अब फैक्ट्री में लोग तो रहेंगे या फैक्ट्री को खाली छोड़ देंगे? नहीं, लोग रहेंगे। तो जैसे जैसे उनका ट्रेड बढ़ता गया, जैसे जैसे लोग उनको देने लगे खरीदने और इन सब के लिए, तो उन्होंने बोला कि भाई मर्चेंट, हमारे देश के मर्चेंट, तुम भी आ जाओ उधर, तुम भी फैक्ट्री में सारा अपना काम कर लो। बाय 1696 इट बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट।
अब इसके बाद उन्होंने फोर्ट बनाया क्योंकि फोर्टिफाई करते थे, इसका मतलब है महल जैसे जो बड़ी बड़ी दीवारें रहते थे वो लगाते थे। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. अब 2 साल बाद क्या हुआ, ये जो कंपनी थी ना, इन्होंने जो है मुगल्स को कैसे तो मना लिया, मुगल ऑफिशियल्स को, कि हमको ज़मींदारी राइट्स यानी कि ज़मीन पे ट्रेड करने के राइट्स दे दो 3 विलेजेस में, ठीक है, तो हमें ये राइट्स दे दो। One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta और कोलकाता। अब आज इसको कोलकाता बोलते हैं, तो इसका पहला नाम था कैलिकट्टा। तो अब आपको बताइए कि आपने सुना होना भी होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ज़्यादातर बंगाल में थी, और उस समय का बंगाल सिर्फ आज का बंगाल जैसा नहीं था। उस समय बंगाल था, बांग्लादेश था, और उस समय हमारा बिहार भी आता था, उसी में झारखंड भी आता था, क्योंकि बिहार झारखंड सेपरेट हो गया, आपको पता ही होगा। तो बिहार आता था, झारखंड आता था, इतना बड़ा रीजन और इतना प्रॉस्परस था वो रीजन, इतना भरा हुआ था उसमें मिनरल्स एंड रिसोर्सेस। जैसे कि बांग्लादेश में जो है अच्छा हमारा सिल्क उगता है, बहुत अच्छा सिल्क होता है। बिहार में कॉटन होता था, और पूरे एरिया में एकदम अच्छा फर्टाइल लैंड था, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर थी साइड में, तो बहुत अच्छा लैंड था जहाँ पे ये इन लोगों ने कब्जा कर लिया था पहले, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। वन ऑफ दिस वाज कैलिकट्टा, कोलकाता। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू द फरमान। अब देखो इन्होंने ऐसा भी मना लिया औरंगजेब को, मतलब इन्होंने बताया औरंगजेब को कि एक फरमान यानी कि एक ऑर्डर जारी कर दो कि ग्रांट कर दो, यानी कि दे दो कंपनी को राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, ठीक है। अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री है, ये देखो, ये यहाँ से ट्रेड वेड का सामान सारा होता था, जैसे कि आप देख सकते हो। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंडियंस को ही उन्होंने बंदी बना के किया होगा। ये देखो ये लोग सारे, और ये आपको पीछे फैक्ट्री दिख रही है, ये रही हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री, जो कि इतनी बढ़िया। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस। टाइम हो गया 22 मिनट्स, क्या हम आगे कंटिन्यू करें? आगे कर लेते हैं, आज इसका एक 1 शॉट लेक्चर ही बना लेते हैं, एक लेक्चर में सब खत्म कर देंगे। अगर आप ये पूरा देख रहे हो तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया कि बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर, तो वो जल्दी आने वाला है, एक दूसरे चैनल पे आने वाला है, तो दूसरे चैनल का आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगेगा तो। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस और मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। कंपनी ने एकदम कंटिन्यूस ट्राई किया कि हम और कैसे और ऐसे विलेजेस को कैसे ऑक्यूपाई करें, मैनिपुलेट कैसे करें। अब औरंगजेब का फरमान, यानी कि औरंगजेब ने बोल दिया था, औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंट हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने जो बोला था, जो कंपनी ने उनको रिक्वेस्ट किया था औरंगजेब को, कि औरंगजेब का जो फरमान था उसमें सिर्फ यही बोला था कि द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, सिर्फ ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट था उसको। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन जो ऑफिशियल थे ना, जो कि प्राइवेट ट्रेड को कैरी कर रहे थे, अब देखो सिर्फ कंपनी नहीं ट्रेड कर रही थी, ये बहुत एक मतलब मिस्टीरियस बात है, बहुत रहस्यमय बात है। सिर्फ कंपनी ही नहीं ट्रेड कर रही थी, कुछ उसके जो ऑफिशियल्स थे वो छुप छुप के भी ट्रेड कर रहे थे। लिखा हुआ ना यहाँ पे, वर कैरिंग प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड, यानी कि अपना ट्रेड कर रहे थे, वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, ठीक है। दिस दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब इन्होंने मतलब देखो इसका मतलब क्या है, ये पे ड्यूटी ड्यूटी फ्री, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि ये जो कंपनी है ये टैक्स नहीं देगी यहाँ पे रहने के लिए। ड्यूटी फ्री का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। अगर आपको अभी तक डाउट था, मुझे पता है ये डाउट होगा कि कब समझाएंगे यार, समझ नहीं आ रहा ड्यूटी फ्री, कोई बात नहीं अभी समझ लो। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे लास्ट तक आ जाओ फिर समझा देंगे। तो इनको एक रहता था टैक्स रहता था, जो कि औरंगजेब के फरमान से टैक्स ख़त्म हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन कुछ जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड को कैरी कर रहे थे साइड में, तो उनको ऐसा लगने लग गया था कि जब वो अपना प्राइवेट ट्रेड कैरी कर रहे हैं तो वो भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, तो वो भी टैक्स नहीं देंगे। और इसकी वजह से जो रेवेन्यू है, यानी कि बहुत सारा पैसा बंगाल का चला गया, यानी कि बंगाल को टैक्स नहीं मिल रहा था, तो कैसे चलेगा बंगाल।
और फिर जो बंगाल का नवाब यानी कि बंगाल का जो राजा था वो कैसे इसको टॉलरेट कर सकता था, कैसे सहन कर सकता था भाई ये इसको कि हमें टैक्स नहीं मिल रहा, ये सब उड़ा के ले जा रहे हैं, इसके ऑफिशियल प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो उस टाइम इसका नवाब था कुली खान, सॉरी मुर्शद कुली खान। ओके, तो यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। ये महल में खड़े हैं क्या? महल में खड़े हैं। आगे देखते हैं। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। अब नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो उनके कंपनी में जो प्राइवेट अपना खुद से चला रहे थे चुपके बैठ के बिजनेस, अब वो उनको टैक्स नहीं देते थे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और ये जो है बढ़ता गया 18th सेंचुरी जैसे जैसे बीतती गई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, अब औरंगजेब मर गया, द बंगाल नवाब्स असर्टेड द पावर एंड ऑटोनॉमी। अब जैसे औरंगजेब मरा वैसे जो बंगाल नवाब थे वो अपनी पावर और इसको सब मतलब इन्होंने बढ़ाई अपनी ताकत वाकत, ठीक है। एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम, यानी कि जैसे पहले हो रहा था लोग पावर बढ़ाते थे वैसे ही वो भी बढ़ा रहे थे अपनी पावर, उनको कोई रोक सकता है क्या? नहीं। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। अब जो मुर्शिद अली खान का बेटा था उसका नाम था अली वर्दी खान, उसके बाद आया सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान के बाद यह है। अब सिराजुद्दौला आपने बहुत सुना होगा कि सिराजुद्दौला की वजह से हमारा जो है इंडिपेंडेंस हमें उस टाइम पे मिल सकती थी, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो जो मैंने बनाई है। तो उसका जो है नोटिफिकेशन या फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन अगले मैच के वीडियो में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। नया चैनल एक बार सोच रहे हैं बनाने का तो आप देख सकते हो। और अगर आप अभी तक यहाँ तक आए हो तो मतलब आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है, इसी बात पर एक लाइक कर दो। और अगर आपको एक कोर्स को ज्वाइन करना है, फ्री कोर्स को, जर्नी को ज्वाइन करना है मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें जो लेक्चर है ये इतना बड़ा लेक्चर हमें 1 शॉट में समझ रहे हैं। बताओ, हम पूरा लेसन आपको आज तक समझ नहीं आता था उसको हम समझेंगे, ऐसा समझेंगे, पक्का कर डालेंगे, हमारे दिमाग में बिठा देंगे। ट्राई करेंगे 1 घंटे में हो जाए। अभी तक कितने पेजेस हो गए? अभी तक हमारे 19 पेजेस तो हो चुके हैं, मतलब मेन कवर हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या हो जाए, कुछ नहीं होता, ठीक है। आधा बाद में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा ही बचेगा, मुझे लगता है 1 घंटे में ज़्यादा तो हो जाएगा। सो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं हमारे। अब देखो, ये जो उसके बाद आया था सिराजुद्दौला। ईच ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे पिचका सा वीक रूलर नहीं था, हर एक रूलर जो है स्ट्रॉन्ग रूलर था। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस डिमांडेड थी। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए रिफ्यूज़ कर दिया कंपनी को, क्योंकि कंपनी ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी काम करेगी। बताओ, ये तो वही हो गया ना, मेरी बिल्ली मुझे से मैं, एक तो मेरे ही राज्य में स्टेट में आ रही है, मेरे ही इसमें आ रही है, और फिर मुझे ही बोल रही है कि ये करो। इसलिए वो राजा गुस्सा हो गए बहुत, और वो वीक नहीं थे बिल्कुल, एकदम स्ट्रॉन्ग रूलर थे। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue, ठीक है। अब जो है इन्होंने कंपनी को बोला कि ये बहुत बुरी है, मतलब ये ऐसे प्रेशर में डाल रही है बंगाल गवर्नमेंट को और बहुत सारा रेवेन्यू मांग रही है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग रिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड ऑफिशियल। ये क्या भाई, ये जो कंपनी है अब ये सारी चीज़ें रिफ्यूज़ कर रही थी, ये बहुत हवा में उड़ने लगी थी, लेकिन इनको सबक सिखा दिया हमने। आप टेंशन मत लो, एक जो कंपनी है ना बेकार सी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। अब जैसे जैसे आगे देखेंगे ना वैसे वैसे होते जाएगा। आपको भी गुस्सा हो रहा होगा पता है, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, मतलब नवाब के राज्य में घुस के उनको ही डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रही है और जो है ना नवाब और ऑफिशियल को ह्यूमिलेट कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिख सकती है यार लेटर, ये तो इंग्लिश की थी और जो हमारे नवाब थे वो तो हिंदी के सीधे साधे उर्दू के लोग थे। नहीं, लेकिन उनके पास एक इंडियन ट्रांसलेटर भी होता था, क्योंकि उस समय इंडिया में लोगों को पैसा चाहिए था। अब आप बोलोगे कि उस समय तो इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे। अब आपके मन के सारे डाउट पता है मुझे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, कोई भी मुझसे बच गया होता तो। अब आप बोलोगे कि उस समय इंडिया को तो सोने की चिड़िया बोलते थे यार, फिर कैसे? नहीं, वो जो सोने की चिड़िया था ना वो सिर्फ राजाओं के लिए था, राजा ही तो थे, बाकी सब लोग जो थे वो तो काम ही करते थे, है ना। तो राजा भी ऐसा नहीं कि बहुत महान राजा, कोई कोई राजा बहुत अच्छे थे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो अशोका, या फिर बहुत सारे लोग राजा अच्छे थे, लेकिन बहुत सारे राजा बुरे भी रहते थे, कोई कोई मीन भी रहते थे,
ठीक है। तो इसलिए उस समय जो है लोगों को पैसा चाहिए था, तो जो कंपनी ने इंडियन ट्रांसलेटर रखा हुआ था, जो कि इंडिया की जो भाषा है उनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। और आपको नहीं लगता कि इतने सालों के बाद जो है कंपनी अभी तक समझ तो थोड़ा थोड़ा तो जा ही रही होगी, हिंदी की जो भाषा है इनको थोड़ा समझ तो जा ही रही होगी। और भाषा समझने के लिए हमें भाषा सीखनी है ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, हम उनके एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं, है ना, ज़्यादातर तो वही होता है। तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है। इट वॉज रिफ्यूज, ये हो गया। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। अब कंपनी ने क्या बहाना दिया, कंपनी ने बोला कि जो जो हमारे क्या बोलते हैं, सॉरी, यस, अनजस्ट डिमांड्स, यानी कि जो लोकल ऑफिशियल थे, यानी कि जो सिराजुद्दौला के ऑफिशियल थे, वो कुछ भी मांग रहे थे उनसे और वो ट्रेड खराब कर दे रहे थे कंपनी का। ठीक है, कैसे बोल रहे। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपांड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स। अब उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुम्हें चाहिए कि हम अपना ट्रेड एक्सपांड करें, बढ़ाएं, तो हमें जो है अपने जो सेटलमेंट यानी कि हमने जो बनाया हुआ है उनको बड़ा करना पड़ेगा। विलेजेस यानी कि थोड़े गाँव खरीदने पड़ेंगे, तब हमारा जो है ट्रेड बड़ा होगा। अनरिबिल्डेड फोर्ट्स, हमें पैसा चाहिए ताकि हम फोर्ट को रिबिल्ड कर सकें। तो कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कॉन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली culminated इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी जाननी है तो मेरा एक शॉर्ट आने वाला है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो के स्टार्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अगला वीडियो भी पूरा देख लेना, आज 2 वीडियो आने वाला है मैच का और 1 वीडियो ये। सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने आपको बोला ये क्योंकि ये जो हमारा फ्री कोर्स चल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एक जर्नी है जो कि हम एक साथ को कवर कर रहे हैं। और ये है द बैटल ऑफ प्लासी, जिसकी स्टोरी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे दूसरे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको आने वाली है और पोस्ट में भी मिल जाएगी आपको। मैंने चैनल की लिंक शेयर कर दी होगी अभी तक, ठीक है, तो आप देख सकते हो। ये है द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। इस साइड है ब्रिटिशर्स, इस साइड है इतनी बड़ी सिराजुद्दौला की आर्मी। अब आपको इतनों से ब्रिटिशर्स दिख रहे हैं और इतनी बड़ी सिराजुद्दौला की आर्मी दिख रही है, कैसे हो सकता है बताओ। ये फैली हुई है सिराजुद्दौला की आर्मी, ये देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, और ये इतनों से ब्रिटिशर्स है, कैसे दिख रहे हैं, इसका आपको सारा रीज़न समझ आएगा मेरे वीडियो में, तो वहाँ पे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी देख लेंगे। अब जो है वैन अलीवर्दी खान, मैंने आपको बताया था कि पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। अब कंपनी जो थी चिंता कर रही थी, अरे यार ये कैसे हो जाएगा यार, मतलब कंपनी बहुत वो थी कि इसकी पावर बहुत बढ़ गई है ना, हमको दबा वबा ना दे, हमारा ट्रेड ना ख़त्म कर दे। तो कंपनी सोच रही थी कि एक पपेट रूलर रख ले। पपेट रूलर का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा रूलर जो कि उनके ही इशारों पर काम करे, लेकिन बस नाम का रूलर हो, काम का नहीं हो, ठीक है। तो वो कंपनी सोच रही थी। सो आई ट्राइड though without success to help one of Sirajuddaulla's rivals to become the Nawab। तो इसने सोचा, ठीक है, सॉरी, तो इसने ट्राई किया लेकिन सक्सेस नहीं मिली इसको। इसने सोचा कि जो सिराजुद्दौला के एक दुश्मन है उनको एक बार मनाते हैं नवाब बनने के लिए, लेकिन फिर सिराजुद्दौला गुस्सा हो गया। जैसे ही सिराजुद्दौला को खबर मिली, एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला, यानी कि गुस्सा तड़कता भड़कता सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenue। इसने बोला कि ये कंपनी को सब कुछ बंद करना पड़ेगा, अपने ये जो सिराजुद्दौला उसके पॉलिटिकल अफेयर्स में अपनी टांग अड़ाना बंद करनी पड़ेगी, इसके जो राज में, इसके डोमिनियन में। स्टॉप फोर्टिफिकेशन यानी कि अपने महल जो बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं ना, इनको सबको ख़त्म करना पड़ेगा, और रेवेन्यू यानी कि टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इनका जो टैक्स बंद हो गया था ना, इसको देना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, लेकिन कंपनी ने ये बोल दिया कि हम नहीं करेंगे। तो फिर जो नवाब था, गुस्सा नवाब, वो मार्च यानी कि वो चल पड़ा अपने 30,000 सैनिकों की सेना लेके इंग्लिश फैक्ट्री के पास एट कासिम बाज़ार। कहाँ गया, कासिम बाज़ार। इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ थी, इंग्लिश फैक्ट्री थी ये कहाँ थी हमारे मुझे भी याद नहीं आ रहा, ये रही, सॉरी, यस, ये रही इंग्लिश फैक्ट्री।
ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, यस, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। तो जो सिराजुद्दौला था ये कहाँ गया, ये चला गया कासिम बाजार चला गया, यस, कासिम बाजार चला गया और कंपनी के ऑफिशियल को कैप्चर कर लिया, बंद कर लिया, लॉक कर लिया, इतनी सी जगह में लॉक करके इसको छोड़ दिया। ये थी सिराजुद्दौला की पावर, एकदम से इतनी सी जगह में लॉक करके छोड़ दिया। डिसआर्म्ड ऑल द इंग्लिशमैन, सब सारे लोगों के हथियार को ले लिया एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, ख़त्म कर दिया इंग्लिश के शिप्स को। देन ही मार्च टू कैलकट्टा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। फिर गया कैलकट्टा में, कंपनी का जो फोर्ट बना हुआ था ना वहाँ पे, उस पर कंट्रोल लेने के लिए। और यह है कासिम बाजार पैलेस, जहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है कंपनी का फोर्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये फोर्ट है। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. इसका मतलब क्या है, जैसे ही इन्होंने सुना कि जो कैलकट्टा है उस पर हमला हो चुका है, सिराजुद्दौला का हमला हो चुका है कैलकट्टा पे, इन्होंने फोर्ट को बर्बाद कर दिया, इंग्लिशमैन के सारे हथियारों को ले लिया है वापस, तो जो थी कंपनी के जो ऑफिशियल थे मद्रास में, उन्होंने फोर्सेस भेजी अंडर द कमांड ऑफ, किसके कमांड के अंदर, कौन लीडर था इसका, लीडर था रॉबर्ट क्लाइव। अब अगर आपको रॉबर्ट क्लाइव में के बारे में जानना है तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। रीइंफोर्स बाय नेवल फ्लीट, यानी कि इनके पास नेवी भी थी। प्रोलॉन्ग, ये रहने दो। फाइनली इन 1757, अब देखो फाइनली ले दे के 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की आर्मी को सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कर दिया प्लासी में। प्लासी एक जगह थी 1757 में जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आया अपने 800 सैनिकों को लेके और सिराजुद्दौला को मारने चला गया। One of the main reasons of the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar was one of Sirajuddaulla's commanders. Never fought the battle. अब देखो, अब आती है इंटरेस्टिंग बात। जो सिराजुद्दौला था उसका एक कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफ़र। ये मीर जाफ़र जेलस था सिराजुद्दौला से कि उसको राजा बनना था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ढूंढ रही थी राइवल्स यानी कि सिराजुद्दौला के दुश्मन ढूंढ रही थी, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली। तब उन्होंने देखा कि ये जो इंसान है ना, ये सिराजुद्दौला का कमांडर, इसको खुद राजा बनना है। तो इन्होंने, ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, उन्होंने एक चीज़ की जो कि मेरे वीडियो में मैंने आपको बताई है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड एनिमेटेड भी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, जिसका आपको जो है अभी तक आ गया होगा, जो है नोटिफिकेशन अभी तक आ गया होगा। वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर्स, जो मीर जाफ़र था, इसने कभी लड़ी ही नहीं लड़ाई, ठीक है, और नेवर फॉट द बैटल। इसलिए ये सिराजुद्दौला की 30,000 की सेना होने के बाद भी ब्रिटिश लोगों की 800 लोगों की सेना हार गई इससे। क्लाइव एड मैनेज, अभी जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, इसकी एक खासियत थी कि ये क्या करता था, ये जो लोग थे ना, ये जो लोग चिढ़ते हैं दूसरे अपने बड़े राजाओं से, तो उनको ये बहुत जल्दी पकड़ लेता था, ठीक है। तो ये इसकी खासियत थी। हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब। अब इसने क्या बोला था, ये एक पपेट रूलर ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? पपेट रूलर, यानी कि जो इसके इशारों पर नाचे। राजा नाम का रहे लेकिन इसके इशारों पर ये नाचे। तो इसने क्या किया था, प्रॉमिस किया था मीर जाफ़र को कि हम सिराजुद्दौला को हरा के तुम्हें नवाब बना देंगे अगर हम जीत गए तो। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया। ये पहली बड़ी जीत थी जो कंपनी ने इंडिया पे विन की थी। After the defeated Plassey, सिराजुद्दौला was assassinated and मीर जाफ़र made the नवाब। अब सिराजुद्दौला को हमने पकड़ लिया, कब्जा कैद कर लिया और मीर जाफ़र को नवाब बना लिया। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration। अब कंपनी को मतलब ऐसे डर सा लगता था कि अब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, हम ट्रेड वेड करने आए तो ट्रेड ही करेंगे। हाँ, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड करना इसका मेन काम था। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly। अब ये क्या था पता है, वो सोचते थे, वो डायरेक्ट कभी भी हमला करने नहीं जाते थे, किसी के पास भी वो डायरेक्ट हमला करने कभी नहीं जाते थे। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उनको अपनी सेना तो थी नहीं उनके पास, वो एक कंपनी थी, तो उन्हें बार बार राजा से मांगना पड़ता था। तो उनकी स्ट्रैटेजी ये थी
स्ट्रैटेजी, सॉरी। हाँ, तो ये थी कि अगर ये लोकल रूलर्स को मना के हो सकता है तो हम क्यों करें लड़ाई। लेकिन उनको पीस नहीं चाहिए थी, वो अपने मतलब के लिए आए थे। वो ऐसे नहीं थे कि बहुत अच्छे कोई लोग थे, वो अपने मतलब के लिए आए थे। ये है मीर कासिम, ठीक है। तो आज के लिए हम अभी इतना ही करते हैं। आधा घंटा तो हो चुका है गाइस, 40 मिनट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्द से कमेंट में लिख दो कि वी वांट द नेक्स्ट पार्ट, और वीडियो को लाइक कर दो अगर आप अभी तक रुके हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि क्लास 9 के सैनिक स्कूल के फ्री कोर्सेज बहुत कम है। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे लिख देना कमेंट में, आपको पोस्ट सेक्शन में क्वेश्चन से मिल जाएंगे अगले दिन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए। तो हमारी मैथ्स की क्लास आने वाली है अभी 2, किसकी क्लास आएगी, लीनियर इक्वेशन की क्लास आएगी, ठीक है। तो और मेरा वीडियो देखना मत भूलना, उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए